नमस्कार, हार्ट अटैक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा था 12 दिन के बाद ही सही, ऐसा माना जा सकता है कि संघर्ष विराम का पालन तीनों पक्ष कर रहे हैं। हालांकि खबर यह भी है कि इजराइल ने भी कुछ अटैक्स किए हैं और ईरान ने भी रिटेलिएशन किया है। अमेरिका इससे नाराज भी है कि जब युद्ध विराम लागू हो गया तो इसे क्यों दोनों पक्ष पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि उनकी चौधराहट जो कि वो स्थापित करना चाहते हैं वो बरकरार रखी जाए। लेकिन क्या वास्तव में ये युद्ध विराम है, और अगर है तो इसके मायने क्या हैं, ये सब कुछ मीडिया में और इंटेलेक्चुअल्स के बीच, सैन्य विशेषज्ञों के बीच चर्चा हो रही है। लेकिन आज हमारे साथ कर्नल वीरेंद्र साही सर हैं, जो जाने माने रणनीतिक और सैन्य मामलों के विशेषज्ञ हैं और लड़ाइयों के दौरान सेनाओं के तौर तरीके और उनकी रणनीति पर इनकी एक गहन परख होती है। और आज इसी मुद्दे पर हम दोनों ये बातचीत करना चाहते हैं कि पिछले 3 महीने के दौरान, या आप कह सकते हैं मई और जून और इसके पहले अप्रैल, 22 अप्रैल से ले करके और आज तक, एक ऐसी स्थिति रही जहां 2 देश युद्ध की स्थिति में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन युद्ध हुआ नहीं हुआ, या सिर्फ एक प्रिसाइज्ड अटैक हुआ, या क्या हुआ? क्योंकि ईरान पर जब इजराइल ने अटैक किया तब उन्होंने कहा कि हम उनके परमाणु संवर्धन संस्थानों को बर्बाद करेंगे, हम भी प्रिसाइज्ड अटैक करेंगे। किया भी उन्होंने, और कुछ हद तक उन्हें सफलता मिली। मैं बार बार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और उस पर बहुत जोर दीजिएगा, कुछ हद तक। अमेरिका ने भी बम बरसाए और उन्होंने कहा कि उनके 3 परमाणु संस्थान हमने बर्बाद कर दिए। कितने बर्बाद कर दिए ये आने वाला समय है। क्यों? क्योंकि ये भी सैन्य विशेषज्ञों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि वास्तव में ईरान की एटॉमिक ताकत खत्म हुई भी या नहीं। और उधर रूस और यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है और वो तो 3 साल से चल रहा है, और उसमें भी क्या स्थिति बनी ये आप देख रहे हैं। लेकिन अब जो खबर का जिस्ट है वो ये है कि भारत की सिर्फ 3 दिन की कार्रवाई और 23 मिनट की कार्रवाई ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था। ये बात ट्रंप भी कह रहे हैं और ये बात पूरी दुनिया की वो मीडिया भी कह रही है, वो लोग भी कह रहे हैं जो भारत के विकास को बिल्कुल खुले आंख से नहीं देखना चाहते। मतलब उनके फूटे आंखें जो होती हैं वो नहीं सुहाती भारत की विकास की स्थितियां, लेकिन वो भी मानते हैं कि भारत ने ऐसा कर दिया। क्या हमारी सेना जो प्रदर्शन कर पाई, सभी उसका उदाहरण मान करके उसी का पालन करते हुए दिख रहे हैं? चाहे वो इजराइल ईरान का संघर्ष हो, या अमेरिका का अटैक हो, या रूस और यूक्रेन का युद्ध हो। एक बहुत बड़े मुद्दे के साथ और बिल्कुल नए मुद्दे के साथ आज हम हार्ट अटैक भारत पर बातचीत करने जा रहे हैं और उस पर प्रकाश डालेंगे कर्नल वीरेंद्र साही सर। वीरेंद्र साही सर, हमने सारे सवाल अपने एंकर में कर दिए, अब बारी आपकी है सर, आप इस पर प्रकाश डालिए। धन्यवाद। मैं आपके इन प्रश्नों को एक एक लेकर लूंगा। पहली बात तो मैं भारत का सैनिक हूँ और अपने मुंह तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, पर जो मौजूदा हमारे फौज के ऑफिसर्स हैं, फौज के सेनानी हैं, सैनिक हैं, अगर वो एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनकी प्रशंसा न कर पाना भी, मैं समझता हूँ, मेरे जैसे एक भूतपूर्व सैनिक अपनी ड्यूटी से पीछे रह जाएगा। जब वो प्रशंसा के पात्र हैं तो वो प्रशंसा उनको दी जानी चाहिए। हमारा जो ये लिमिटेड सा ऑपरेशन हुआ, मैं इसको युद्ध या वॉर नहीं मानता, बहुत लिमिटेड सा ऑपरेशन हुआ, प्रिसाइज हुआ, एक्यूरेट हुआ, टू द पॉइंट हुआ, इफेक्टिव हुआ, रिजल्ट ओरिएंटेड हुआ, और सबसे बड़ी बात, विदाउट कोलेटरल लॉसेस हुआ। और इसी की वजह है कि आज मेरा ख्याल हमारी सेना की प्रशंसा सुनने में आया ऐसा सोर्सेस से कि पाकिस्तान में भी की जा रही है। और ये एक मैं समझता हूँ बड़ी बात है, जबकि शत्रु मुल्क में भी आपकी सेना प्रशंसा है।
मैं यहाँ ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी सेना आज के दिन मेरे ख्याल संसार की सबसे ज़्यादा अनुभवी सेना है। जी। अगर इतिहास में जाएँ तो जिस प्रकार हमारी सेना ने बढ़-चढ़कर द्वितीय महायुद्ध में हिस्सा लिया और जगह-जगह द्वितीय महायुद्ध जहाँ-जहाँ हुआ, वो उन देशों में, वो कनाडा हो, वो इज़राइल हो, वो फ्रांस हो, वो इंग्लैंड हो, वो जर्मनी हो, हर जगह हमारे सैनिकों के आपको मेमोरियल्स बने नज़र आ जाते हैं। और मेमोरियल से नहीं, उनकी गाथाएँ, उनकी वीर गाथाएँ मिल जाती। तो उस समय से लेकर 47 जैसे स्वतंत्रता हुई, उसके फ़ौरन बाद ही हम 47 में युद्ध में इन्वॉल्व हो गए। अभी 47 की आग तो ठंडी नहीं हुई थी कि इंसर्जेंसी नागालैंड में शुरू हो गई। अभी उससे हम फिर फारिग नहीं हो आए थे कि 58-59 में चीन ने कुछ वो हिस्से हथिया लिए। हालांकि युद्ध इतना नहीं हुआ, पर वो हिस्से हथिया लिए जिसके लिए आज भी लोग कहते हैं कि वहाँ फ्लैट क्यों बन रहे हैं, वहाँ बस्ती क्यों बसाई जा रही है, वो वापस हमने क्यों नहीं लिया, हमने वो दे क्यों दिया। जबकि तथ्य ये है कि वो हिस्से आज नहीं, 58-59 में हमने खोए थे। और उनके लिए हमारे उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इन पर युद्ध क्या करना, नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर। जिस पर महावीर त्यागी ने अपनी टोपी उतारकर मेरे जैसा गंजा सर दिखाकर कहा था कि नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज हेयर आल्सो, शेल वी कट इट, शेल वी फॉरगेट इट। नेहरू जी के भी सर पर ब्लेड ऑफ ग्रास वैसे ग्रो होता नहीं था। ऊपर युद्ध की बात कर रहा था, अनुभवी, तब से लेकर नागालैंड, मिजोरम, उसके बाद 65 का युद्ध, उसके बाद 71 का युद्ध, उसके बाद फिर सिलसिला चलता गया और सियाचिन ग्लेशियर का 84 में समय आ गया, उसके बाद कारगिल आ गया। और इस सब के बीच लगातार ब्लीड इंडिया बाय थाउजेंड कट्स, वो हमारे पड़ोसी की बदौलत हम इंसर्जेंसी में जे.एन.के में जूझते रहे। तो कोई ऐसा समय नहीं हुआ सेकंड युद्ध से लेकर और अब ये जो हमने पहलगाम का रिटेलिएशन किया, अब तक कोई ना ऐसा समय नहीं था जब हमारी कहीं ना कहीं सेना युद्ध में रत नहीं। ये एक बड़ी बात है। सेना को जो एक दिन के युद्ध में अनुभव और वेपन यूसेज का एक जो महारत आ जाती है, वो शायद ट्रेनिंग ग्राउंड पर काफ़ी लंबे अरसे तक गेन नहीं की जा सकती। इसके अलावा मैं, कोई सीक्रेट नहीं है, खुलेआम कह देना चाहता हूँ कि इस बीच में संसार में जहाँ जहाँ युद्ध हुए, या वो खाड़ी में हुआ, या वो इज़राइल का पिछला युद्ध हुआ, या वो अज़रबैजान और आर्मेनिया का युद्ध हुआ, या वो और कहीं भी जो भी छोटे-छोटे युद्ध हुए, हमारी सेना ने हमेशा उनसे कुछ न कुछ सीखने का प्रयास किया है। हमारे मिलिट्री ऑब्जर्वर्स रेगुलरली वहाँ जाते रहे हैं राइट। और जो हमारे मिलिट्री अटैशीज़ इन देशों में थे, वो बाकायदा उस युद्ध को स्टडी करते रहे, कितने ट्रुप्स लगे, कौन सा हथियार लगा, कौन सा हथियार कारगर हुआ, किस स्थिति में किस वेपन का कितना यूज़ किया गया, कितना एम्यूनिशन यूज़ किया गया, क्या परिणाम रहे, कैजुअल्टीज कितनी हुई, डिफेंडर की कितनी हुई, ओफेंडर की कितनी हुई, हाई अल्टीट्यूड में कितनी हुई, जंगल इलाके में कितनी हुई। ये सब एक लगातार हिस्सा था। और मुझे कई बार ये पर्सनली अनुभव हुआ
ये जो फौज को ज़्यादा नहीं जानते, वो कहते थे कि आजकल तो लड़ाई है नहीं, आजकल आप क्या करते हैं? तो मैं उनको कहता था कि अगले युद्ध की तैयारी करते हैं। और सेना की ना ड्यूटी आवर्स में कमी होती थी, ना सेना के जो रूटीन है, टफ रूटीन, ए हेल्दी रूटीन, उसमें कोई तब्दीली होती थी। और उसी की वजह है कि युद्ध हमारे लिए कोई अचानक नहीं आता। हम्म। बैटल डज नॉट सरप्राइज अस, वी सरप्राइज द बैटल। अ, इसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और उसके मायने और मतलब और उसकी समरी ये है कि हमको युद्ध का हर एक 5 साल के बाद अनुभव होता रहा है। और आपने 1947 से या तो द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के और अब तक बताया है। और हम दूसरे देशों में होने वाले युद्धों से भी सीखते हैं और इसीलिए हम प्रिसाइज अटैक कर पाए। कर्नल सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रधानमंत्री कहते भी हैं और ये साबित भी हुआ, हमारी सेना के भी ब्रीफिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया, सिर्फ 23 मिनट में हमने घुटने टिकाने पर मजबूर कर दिया। और 32 मिनट की बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। यहां भी भारत की ही नकल की जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिवाकर जी आप। एक हमने एक थ्योरी इवॉल्व की है जो मेरे ख्याल अब वर्ल्ड मिलिट्रीज इस पर सीखने का प्रयास कर रहे हैं और शायद आने वाले युद्धों में इनका ज़्यादा प्रयोग होगा। शायद ये जो इमीडिएट अभी कल से ख़त्म हुआ इज़राइल और ईरान के बीच, इसमें कुछ हद तक इसका प्रयोग किया गया और उसको हम कहते हैं कोल्ड स्टार्ट थ्योरी। जी। हम एस्केलेशंस का वेट नहीं करते। हम्म। एक हरकत उन्होंने की, एक हरकत हमने की, कुछ ट्रुप उनके सामने आए, कुछ ट्रुप हमारे गए, कुछ वेपन्स और इस्तेमाल हुए, कुछ और बड़े वेपन इस्तेमाल हुए, कुछ कैजुअल्टीज़ हुई, एक तरफ हुई दूसरी तरफ हुई, जब तक कि पूरी सेना युद्ध की शक्ल में ना चली जाए। हम्म। उसमें एक तो समय बहुत ज़्यादा लगता है, कैजुअल्टीज ज़्यादा होती हैं, दोनों ओर कैजुअल्टीज होती हैं, और अम्यूनिशन और मूवमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जी जी। ट्रुप्स को मूव कर कर बॉर्डर पर या उनकी बैटल पोजीशंस में रखना एक बड़ा एक्सपेंसिव काम होता है। अगर युद्ध ना भी हो रहा हो तो हम्म। उनका उन इलाकों में मेंटेन करना, सस्टेन करना, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये सब खर्चे बच जाते हैं। ये जो कोल्ड स्टार्ट थ्योरी है, इसमें हम लक्ष्य से पीछे आते हैं। हम्म। हम क्या अचीव करना चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए हमें क्या 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 चाहिए। हम्म। मिसाल के तौर पर इस युद्ध में हम अचीव करना चाहते थे, पहले तो सिर्फ दहशतगर्दों को सजा देना। हम्म। उस सजा देने के लिए हमने पहला जो प्रयोग किया था वो सर्जिकल स्ट्राइक का था। फिजिकली ट्रुप्स अंदर गए, जी। हालांकि बिना किसी कैजुअल्टी के वापस आ गए, जो सिर्फ उनकी निपुणता और युद्ध कौशल था बिल्कुल। कि अंदर जाकर उनकी पोस्ट पर हमला करके विदाउट सिंगल कैजुअल्टी वापस आ गए। दूसरा प्रयोग हमने एयरफोर्स का किया। एयरफोर्स में जाकर बालाकोट में स्ट्राइक किए, 200-300 लोगों की उनको कैजुअल्टी दी और सारे हमारे पायलट और हवाई जहाज सही सलामत वापस आ गए। यहाँ मैं आज खुलकर ये बात बता सकता हूँ कि ये जो युद्ध था, इसमें हमारा सरप्राइज कैसे मेंटेन हुआ, ये ज़्यादातर देश नहीं जानता। हमारे कुछ हवाई जहाज एक खास एयरपोर्ट से उड़े, आसमान में इतने ऊंचे गए और इतने शोर शराबे से गए कि पाकिस्तानी जाग गए। उन्होंने फिर भागलपुर की दिशा ली हम्म। और उनके जितने भी जागे हुए जहाज थे, उन्होंने सोचा कि क्योंकि हम भागलपुर को एक टारगेट 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 काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि अजहर मसूद ने बहुत दुखी किया हुआ है, तो शायद हम उसको टेक ऑन करने जा रहे हैं। उनके हवाई जहाज़ों ने हमारे
इन एयरक्राफ्ट का पीछा किया। जब ये पीछा किया तो हम अपने ही एरिया में रहते हुए राजस्थान की तरफ चले गए। उनको ख्याल आया कि शायद हम राजस्थान बॉर्डर पर शायद कुछ हमला करना चाहते हैं, और जब वो हमारे पीछे पीछे राजस्थान तक बॉर्डर तक आए तो हम घूम कर अपने एरिया में थे, वापस अपने अड्डों पर वापस आ गए। शायद उनको लगा कि हमारे एयरक्राफ्ट उनकी जागृति की वजह से डर कर उनके इलाके में नहीं गए और लौट कर भाग गए, हम्म। तो वो सेलिब्रेटिव मूड में आ गए। पर जब ये सब हो रहा था तो एक दूसरे एयरफील्ड से एक दूसरा सेट ऑफ एयरक्राफ्ट उड़ा, जिसमें 4 हवाई जहाज अटैक करने वाले और 6 हवाई जहाज उनको कवर देने वाले, और एक तो ही हवाई जहाज बहुत ऊपर से इन सब पर भी नजर रख रहा, और जो पहले उड़े थे जिनका पाकिस्तान पीछा कर रहे थे उन पर भी नजर रख रहा, ताकि अगर वो इस तरफ का रुख ये करते हैं तो इन्हें आगाह किया जा सके। और ये ऑपरेशन भी लगभग कोई 13-14 मिनट का किया था, जिसमें हमने बालाकोट को काफी हानि पहुंचा दी। अब इन दोनों को जोड़ते हुए तीसरा जो हमने अब ऑपरेशन किया, उसमें हमारे पास, मैं जरूर प्रशंसा करना चाहूंगा अपने रिसर्च एनालिसिस विंग की। उन्होंने इतनी पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन फीड की थी कि हमें ना सिर्फ ये पता था कि कौन सा जो टेररिस्ट का ठिकाना है उसमें लगभग कितने लोग हैं, उसकी स्टोरीज 3 मंजिलें हैं, 4 हैं, उनका बेसमेंट है, अगर ऊपर की मंजिल से अटैक करते हैं तो दूसरी मंजिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरी मंजिल से अगर नीचे तो फिर अटैक के हमारे मिसाइल्स पहुंचते हैं, तो जो छत है बेसमेंट की वो एक जगह 18 इंच कंक्रीट की थी। उसके लिए ऐसे ही अम्यूनिशन का प्रयोग किया गया जो 18 इंच कंक्रीट को भेद कर बेसमेंट में घुसकर और उसके बाद बस। बहुत महत्वपूर्ण तो जानकारी। ये पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन होना बड़ा आवश्यक था। ऐसी ही एक मैं मिसाल देता हूँ, जो ये किरना हिल्स के नीचे नूर खां पर वहाँ उनका एक कंट्रोल सेंटर था। उस कंट्रोल सेंटर पर हमारे ब्रह्मोस ने दीवार नहीं तोड़ी, छत नहीं तोड़ी, एयर कंडीशनर का जो स्लॉट था जी जी जी। उससे एंटर हुआ, और एंटर होकर दीवारें नहीं तोड़ी, छत नहीं तोड़ी, बेस तोड़ा। बेस तोड़कर वो नीचे की मंजिल में पहुंचा, जहाँ इनका पूरा इक्विपमेंट वगैरह और साइंटिस्ट और इनके ऑपरेटर्स और काफी कुछ लगभग 300 लोग ऑल टोल्ड थे। वहां जाकर उसने फटने का फैसला किया। तो कर्नल सर, समय की एक पाबंदी है, हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। कितने अनुभव और कितनी ऐसी जानकारी जो आपको पता नहीं चली होगी, और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा कि किस तरीके से 23 मिनट के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री या इस देश में चर्चा हो रही कि 23 मिनट में हमने काम तमाम किया था, तो 23 मिनट के लिए कितनी हमने मेहनत की थी, और इसी की नज़ीर आज पूरी दुनिया के सामने पैदा हो गई है, वो देखी जा रही है, वो पेश हुई है कि भाई भारत ने इस तरह की कार्रवाई की। चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, यूक्रेन हो, जो भी लड़ रहे हैं वो भारत की कार्रवाई से बहुत कुछ सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उनसे नहीं सीख रहे हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, और यही परस्पर आदान प्रदान ही और उससे सीखते रहने की जो कला डेवलप की जाती है, और जो सेना ऐसा कर पाती है वही अंततः विजयी होती है, और यही भारत की सेना की सबसे बड़ी ताकत है। कर्नल सर, यही यहाँ बात। एक छोटी सी चीज का मैं और जिक्र करूंगा। जी जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, जी। उसके बाद जो हमने अटैक किया, जिसकी कि पाकिस्तान ने बड़ी खबर दी, इन्होंने हमारे हवाई जहाज गिरा दिए और वो राफेल गिरा दिया और ये गिरा दिया,
तो आज शायद भारतवासियों को जानकर प्रसन्नता होगी कि पहली बार तो हमने जो अटैक किया वो नॉन पिन पॉइंटेड पे था, बगैर अंदर जाए था। इस बार हमने अंदर जाकर अटैक करना था, इसलिए हमने पहले ड्रोन्स भेजे, पर उन ड्रोन्स का मेकअप ऐसा किया गया था कि वो फाइटर नजर आते थे, कोई रफेल जैसा, कोई किसके जैसा। पाकिस्तान के जितने भी ये थे एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स थे, उन्होंने कहा आ गया शिकार, आ गया, वो सब ताबड़तोड़ टूट उनके पड़े। ऊपर खिल पड़े। हमारे जो पीछे ऑब्जर्वर ड्रोन्स थे, उन्होंने उन सब की पिन पॉइंट लोकेशन का रिकॉर्डिंग कर लिया। उसके बाद हमारी दूसरी फ्लो में सिर्फ ड्रोन्स और वो मिसाइल्स गए जिन्होंने उनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटी थी उसको नाकारा कर दिया। पूरी डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दी। और आप देख सकते हैं कर्नल सर, चूंकि समय की पाबंदी है, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि 20 मिनट का समय बीत चुका है और सोशल मीडिया पे जनता जो है वो कम देखती है। ये चर्चा तो आप घंटों कर सकते हैं। और कर्नल सर की बात इसलिए मानिए, हालांकि ये मना करते हैं सब बताना, और मैं नाम भी नहीं लूंगा, दो जनरल इनके साथ काम किए हुए हैं और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो एक अनुभवी व्यक्ति हार्टाक भारत के मंच पर बैठा हुआ है और जो प्रतिदिन इस देश को कुछ न कुछ बताना चाहता है। हमारे देश की सेना का गौरव क्या है, एयरफोर्स, नेवी, इसकी क्या गौरवमयी परंपरा और इसका इतिहास है, ये वास्तव में पूरी दुनिया इसके उदाहरण से सीख रही है। और इसीलिए हमने कहा कि इजराइल, अमेरिका, ईरान, यूक्रेन, रूस सब लड़ रहे हैं, लेकिन भारत की सेना की सटीकता और उसकी तीक्ष्ण बौद्धिक शैली, युद्ध शैली, वो इन सब के सामने एक बड़ा उदाहरण बनी हुई है। हम आगे भी ये चर्चा जारी रखेंगे अगले वीडियो में। कर्नल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि अपने देश के सेना के गौरव को ये पूरी दुनिया जाने, हमारे देश का हर नागरिक जाने, बच्चा बच्चा जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर।